नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के प्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने पेश किया अंतिम बजट। सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा तो विपक्ष ने बताया निराशाजनक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए जोधपुर पहुंचा दल तो स्वच्छता का संदेश देने के लिए निकाली गई रैली। जयपुर स्थित एक्सिस बैंक में डकैती का प्रयास करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दांतीवाड़ा फिल्टर हाउस में मिले शव को लेकर परिजनों ने न्याय की गुहार। जालोरी गेट पर दिया गया धरना, निकाला मौन जुलूस। जेएनयू में शिक्षक भर्ती के विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन तो नर्सिंग छात्रों और कमठा मजदूरों का आंदोलन भी जारी। और महाशिवरात्रि मंगलवार को शिवालयों में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। खबरों की शुरुआत राज्य सरकार के अंतिम बजट से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश किया। इसको लेकर लोगों की निगाहें टीवी और इंटरनेट पर टिकी रहीं। प्रत्येक जिला अपने अपने क्षेत्र को मिलने वाली राशि को लेकर उत्साहित भी दिखा तो निराश भी। बजट के दौरान जोधपुर का जिक्र कम होने से प्रदेश के दूसरे बड़े शहर के रहवासी खासे नाराज दिखे। हालांकि बजट में की गई घोषणा के अनुसार जोधपुर में एम्बुलेंस के लिए 1,50,00,000 मिलेंगे। जोधपुर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 हैंडपंप खोले जाने का रास्ता बना है। जिले में विश्व बैंक के सहयोग से 882 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। राज्य बजट में किसानों के लिए कई सौगातें देने और विभिन्न वर्गों के लिए नई घोषणाएं किए जाने पर जहां सत्ता पक्ष भाजपा के लोगों ने बजट की सराहना की तो वहीं विपक्ष कांग्रेसियों ने बजट को निराशाजनक बताया। इनका कहना था कि बजट में एक बार फिर जोधपुर की उपेक्षा की गई है। साथ ही बजट किसी भी वर्ग के लिए राहत वाला नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सभी निकायों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो विकास के काम कर नहीं पा रही है, उनके लिए 2000 करोड़ रुपये सौगात रोडों के लिए दी है। इसी प्रकार से 1000 करोड़ की सौगात उन्होंने नालियों के रिपेयरिंग के लिए दी है। मैं समझता हूँ कि ये बजट पहली बार इतना बड़ा फंड किसी निकायों को लौटवा। इससे जो हमारे काम रुके हुए हैं उनका काफ़ी बड़ा लाभ होगा। इसी प्रकार किसानों को 50,000 तक का कर्ज माफी दी गई है। इससे लगभग 20 लाख किसानों को फायदा होने वाला है। ई गवर्नेंस पर जोर देते हुए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के काम किस प्रकार से ऑनलाइन हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार माइनिंग को लेकर जो आज तक लंबे समय से समस्या चली आ रही थी और उनको खनिज पट्टे नहीं मिलने से लोग माइनिंग में उनको कई प्रकार की अड़चनें कोर्ट के माध्यम से आती थी, इसको भी हल करते हुए खनिज पट्टे जारी करने के लिए भी सरकार ने आदेश इस बजट में किए हैं। ये भी बहुत बड़ा है और उसमें प्रत्येक वर्ग के मंदिर सबके हैं, अलग जो भी धर्म है, वर्ग है, उन सब मंदिरों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया। उससे भी काफ़ी उनको फायदा होने वाला है। एक प्रकार मैं कह सकता हूँ कि बजट विकास को समर्पित है और उसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। कर्ज माफ़ी के लिए मुख्यमंत्री जी ने किसानों का, गरीब का और गांव गली में बैठे उस व्यक्ति का ध्यान रखते हुए किसानों की कर्ज माफ़ी की आज घोषणा की है। सभी किसानों में खुशी की लहर है और जो किसान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से जो हमेशा परेशान रहता है उसको भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। और आज किसानों के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में कोई उप तहसील की घोषणा की है। एक विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने यूजी कॉलेज की जगह उसकी एमए की आगे जो व्यवस्था होगी उसकी भी घोषणा की है। गांव को शहर से जोड़ने की, सड़क बनाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो इस प्रकार के कहना चाहिए कि हर प्रकार के वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट में शामिल किया है और सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान रखा है। खासकर जोधपुर में और मारवाड़ के लिए किसानों के लिए जो ऋण माफ़ किया है, युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, कूड़ी जो हमारे जोधपुर के पास में ही है, देहात क्षेत्र लगता है, वहाँ उप तहसील दी है ताकि लोगों को रजिस्ट्री के लिए लूनी इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए यही सुविधा हो जाएगी। यहाँ के लोगों के लिए रजिस्ट्री ऑफिस है, अन्य कई प्रशासनिक कार्य यहाँ संपन्न होंगे तो जोधपुर के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वो आशा सहयोगियों के लिए जो बजट में घोषणाएं की है उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा इस बजट के ऊपर बहुत स्पष्ट मत है। ये बजट आम जनता के साथ में एक धोखा है। बेरोजगार युवा, कर्ज से डूबा हुआ किसान, व्यापारी परेशान
महंगाई की मार से जनता जो है वो परेशान है। छोटे मझले व बड़े उद्योग पर कोई योजना जो है इस सरकार ने अभी तक नहीं दी है और आर्थिक मंदी से जूझ रही इन तीनों उद्योगों पर कोई भी राहत देने की घोषणा नहीं की है। महिला व बाल विकास पर कोई बात नहीं कही सरकार ने। शिक्षा पर, नए स्कूल खोलने पर, नए कॉलेज खोलने पर कोई घोषणा नहीं करी। व पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत की जो सरकार थी, उस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उस पर अगर आप देखें तो 50 से 60% की कटौती हुई है। उस पर कोई नया काम नहीं किया और जो योजनाएं पहले चल रही थी उन पर कटौती की गई है। और इस सरकार ने पिछले वर्ष जो खुद ने अपने स्वयं की घोषणाएं की थी, बजट की घोषणाएं की थी, वो भी पूर्ण नहीं हुई है और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरे मायने में इस पूरे बजट में धरती पर, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। रोडवेज के कैंपस को बड़ा किया जाएगा, परंतु इस तरह की कोई बजट में घोषणा नहीं है। जोधपुर की जो अनदेखी थी वो यथावत ही है, तो निंदनीय लग रहा है बजट। किसानों को जो पहले ओलावृष्टि होती तो उनमें पूरा भी एरिया चिन्हित करता, जो भी बावड़ी तहसील है बावड़ी तहसील करता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तहसील का एरिया बहुत बड़ा होता है, पंचायत समिति का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो इसमें वही होना चाहिए भी गांव ग्राम पंचायत में किन किन में नुकसान हुई हो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। आज के बजट में महिलाओं को ध्यान में रखकर जैसे आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी महाविद्यालय को आगे क्रमोन्नत करना और महिला महाविद्यालय मतानिया में खोलना, ये चीज़ें अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और नारी शिक्षा को सशक्तिकरण मिलेगा। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री साहिबा ने बजट बहुत ही शानदार पेश किया है। इसमें 77,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या घोषणा की है। इसमें ग्राम सेवक, एलडीसी, पटवारी और आंगनवाड़ी जो कर्मी थे उनके भी वेतन में बढ़ावा किया है और साथ में हर मुख्यालय जो जिला मुख्यालय पे शहीदों के लिए स्मारकी की भी घोषणा की है। ये बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। जयपुर स्थित एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच में डकैती के प्रयास के मामले में जोधपुर पुलिस ने एक और युवक को पकड़कर जयपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पकड़ में आए 7 आरोपियों को लेकर पुलिस जयपुर रवाना हो गई। पुलिस के अनुसार प्रकरण में महामंदिर थाना पुलिस ने मदेरना कॉलोनी व जटिया कॉलोनी से 6 युवकों को हिरासत में लिया था। इनसे पूछताछ में कुल 12 युवकों के नाम सामने आए थे। शेष 6 जनों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई, जिन्होंने तड़के एक और आरोपी को हिरासत में लिया। उधर 5 अन्य आरोपियों की तलाश में जोधपुर पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं। फिलहाल उनका पता नहीं लग पाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जिला महाप्रबंधक कार्यालय में आयोजित दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की डिजिटल इंडिया की योजना को आगे बढ़ाते हुए हर गांव में संचार सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे ग्रामीणों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके और प्रत्येक कार्य इंटरनेट के माध्यम से गांव में बैठे हुए किया जा सके। बैठक में संचार सेवाओं का विस्तार कर नए टावर स्थापित करने पर जोर दिया गया और नेटवर्क में सुधार लाने के प्रयासों पर खुली चर्चा की गई। बैठक में राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया सहित टीएसी सदस्य उपस्थित थे। दूरसंचार जिला महाप्रबंधक एन राम ने प्रारंभ में सभी का स्वागत करते हुए बीएसएनएल के कार्यों की जानकारी दी। देश भर में हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत केंद्रीय सर्वेक्षण टीम ने सोमवार से जोधपुर में स्वच्छता सर्वे शुरू किया। टीम प्रभारी रवि दीक्षित के नेतृत्व में जोधपुर पहुंची और ऑफिस में बैठकर निगम की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए कार्यों के दस्तावेजों का निरीक्षण किया। आयुक्त ओम प्रकाश कसैरा ने निगम की ओर से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया और निगम के प्रयासों की जानकारी दी। कासेरा ने बताया कि शहर को ओडीएफ फ्री कर दिया गया है। साथ ही शहर के 4 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना शुरू की गई है। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम का एक दल फील्ड विजिट कर रहा है। ये टीम शहर के पब्लिक टॉयलेट्स, वार्डों की साफ सफाई व्यवस्था देखने के साथ ही आमजन का भी फीडबैक लेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के लिए जोधपुर नगर निगम में भारत सरकार द्वारा भेजी गई टीम आ चुकी है। स्वच्छता सर्वे का काम चालू हो चुका है। मेरी शहरवासियों से अपील है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना सहयोग करें। साथ ही टीम जहां जहां भी विजिट करे उसको सकारात्मक फीडबैक देके अपने जोधपुर का मान बढ़ाए।
ये फील्ड में जाएंगे और जो हमने जो पूरा किया है सफाई के लिए मेहनत, वो सारे हमारे फील्ड में जो भी हमने एक्शन प्लान किए हैं वो देखेंगे। शहर की सफाई व्यवस्था देखेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स देखेंगे और जो भी इनको इंस्ट्रक्शन वहां से मिले उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था देखेंगे। नगर निगम ने मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा इकट्ठा करने के लिए वाहन व्यवस्था शुरू की है। महापौर घनश्याम ओझा, उप महापौर देवेंद्र सालेठा, नगर निगम सीईओ ओम प्रकाश कसेरा ने सोमवार को इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन घर घर कचरा संग्रहण की तर्ज पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और शहर में संचालित किए जा रहे हॉस्टल से कचरा एकत्रित करेंगे। अतिथियों ने इस नई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था काफी उपयोगी साबित होगी। कई प्रकार के नए प्रयोग करते हुए योजना को धीरे आगे बढ़ाया है। पूर्ति बोर्ड में 2 बार काम तकनीकी कारणों से, वित्तीय कारणों से सक्सेस नहीं हो पाया था। हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन इसमें अभी तक वादी सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब एक नया प्रयोग के तहत जो बल्क जनरेटर है, जो बहुत ज़्यादा कचरा जनरेट करते हैं, उनके लिए हमने एक नई योजना शुरू की है। हमने कुछ दिन पहले जो शहर में नॉन वेज की जितनी दुकानें, मीट शॉप है, उनके लिए अलग से टैक्स की व्यवस्था की थी। वो कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो ये जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, चाय के ढाबे हैं, उनके लिए भी हमने एक कार्य योजना शुरू करके अलग से एक काम शुरू किया है। वो भी करीब 15 दिन पहले काम शुरू किया गया था। काम का भी प्रगति पे है और धीरे धीरे काम ठीक आगे चल रहा है। आज एक नए प्रयोग के तहत जितनी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, उनमें कॉमर्शियल एक्टिविटी है, उनमें संस्थान है, इन सब के लिए एक अलग से हमने व्यवस्था की है। ये हमारे वाहन वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जाएंगे, वहाँ से कचरा संग्रहण करके कचरा लेके जो हमारा कैरो डंपिंग है वहाँ जाके खाली करेंगे। जितनी भी बहुमंजिला इमारतें हैं और जितनी भी बहुमंजिला कमर्शियल इमारतें हैं, उन सब का बल्क कचरा जनरेट जो करती है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कचरा वाहनों की, जो कि हर बहुमंजिला इमारत पर जाकर के रेगुलर रोजाना कचरा उठाएंगे और उसके कारण से एक बहुत बड़ा भाग कचरे का शहर का तुरंत ही उठकर सीधा कैरो डंपिंग स्टेशन पर जाएगा। और मैं सोचता हूँ जिस तरह की सफलता वार्डों में भी मिली है और मीट शॉप में भी मिली है, उसी तरह की सफलता इसमें भी मिलेगी। शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देने और स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को स्वच्छता रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों और अभिभावकों की स्वच्छता रैली को महापौर घनश्याम ओझा, उप महापौर देवेंद्र सालेठा और आयुक्त ओम प्रकाश कसेरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय पार्षद राकेश बागरेचा के निर्देशन में निकाली गई ये रैली लहरिया स्वीट होम के पास पहुंचकर समाप्त हुई। लहरिया स्वीट होम के पास लंबे समय से डंपिंग स्टेशन बना हुआ था, जिसे साफ करवाकर बालू मिट्टी डलवाई गई। इसी स्थान पर स्कूली छात्रों की ओर से एक नुक्कड़ नाटक का मंचन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। Oh my God, ना स्वच्छ भारत अभियान में मैंने तो अपनी सेल्फी भी अपलोड नहीं ली। What should I do? Excuse me भैया, मैं आपका झाड़ू ले सकती हूँ? हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रैली के माध्यम से अपने हाथ में तख्तियों पे सफाई के सब नारे लिखकर एक संदेश देने की कोशिश की है। और साथ ही नगर निगम की कमियों को भी इन्होंने उजागर किया है कि जहाँ जहाँ हमने हमारी नगर में क्या कमी है, हमने कहीं डस्टबिन नहीं रखे हुए हैं या टाइम भी हमारे आदमी नहीं आते, उसका भी उजागर किया है। साथ ही आम जन का सफाई के प्रति क्या कर्तव्य है उसको भी इन्होंने इंगित करने की कोशिश की है, क्योंकि सफाई का काम केवल नगर निगम का नहीं है। जोधपुर शहर की आबादी 15 लाख आबादी है जोधपुर शहर की, और हमारे पास में करीब 4000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 30,000 हाथ कचरा बिखोरते हैं और 8,000 हाथ कचरे को साफ कर रहे हैं। तो ये संख्या बहुत ही कम है। जब तक इसमें आम जन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें इस सफाई अभियान को ढंग से चला नहीं पाएंगे। लोग साथ देंगे और सकारात्मक फीडबैक देंगे, जोधपुर शहर का नंबर लेंगे, काफी अच्छी आएगी। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे जालोरी गेट पर दिया गया सांकेतिक धरना। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें धरने प्रदर्शनों से जुड़ी। दांतीवाड़ा फिल्टर प्लांट में मिले शव के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार को जालोरी गेट पर सांकेतिक धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस आंदोलन में केवल भील समाज ही शामिल नहीं है, बल्कि हर समाज उनके साथ है। धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धरने के बाद मौन जुलूस निकालकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है कि मृतक जगदीश टैंकर के साथ गया था। बाद में उसका शव दांतीवाड़ा फिल्टर हाउस में मिला था। अंग्रिया पंचायत और कोडू पंचायत दोनों भाई भाई हैं और वहाँ का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है। और हम ये संघर्ष जो आप करो, ये भील समाज का संघर्ष नहीं होगा, हमारे पूरे परिवार का संघर्ष है। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। मंच की एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की ये जो आंदोलन चल रहा है, उस व्यक्ति को आंदोलन दिलाने का हम सड़कों पर उतरे हैं। उसके साथ भील समाज ही नहीं, पूरे छत्तीस कौम साथ है। जेएनयू में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने सोमवार को सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष कांता ग्वाला के नेतृत्व में एनएसयूआई पदाधिकारियों ने भर्ती को निरस्त करने की मांग की। साथ ही 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि जेएनयू में चल रही शिक्षक भर्ती को लेकर सिंडिकेट सदस्यों ने ऐतराज जताया था। उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते हुए इंटरव्यू किए। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा जो एनएसयूआई का आज ये प्रदर्शन है वो छात्र संघ के साथ और जिला जोधपुर जो एनएसयूआई उनके साथ मिलकर हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांड्स जो इस प्रोटेस्ट में है वो है कि एक तो जो भी सीबीसीएस के तहत जो बच्चों का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट और परीक्षा की डेट जल्दी से जल्दी आप डिसाइड करें और टाइम समय से रिजल्ट डिक्लेयर करें। और जो भी 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका हम चाहते हैं कि 1 जुलाई से पहले उनकी परीक्षा की तिथि और एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा उनका वो डिक्लेयर करें, ताकि उन्हें आगे पीजी में किसी और यूनिवर्सिटी में वो लोग जाते हैं तो उन्हें वहाँ प्रॉब्लम ना हो एडमिशन लेने में। दूसरी हमारी जो मुख्य डिमांड इसमें है वो है कि यूनिवर्सिटी में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के जो कर्मचारी है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो जो भी उसके लिए लोग मतलब जितने भी सिक्योरिटी इशूज उसी की वजह से भी आ रहे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी इंचार्ज है ठेकेदार है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो उन्हें चेंज करे या फिर नई द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के लिए भर्तियाँ निकाले। यूजीसी इतना फंड जो देती है यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी वहाँ से फंड लेके वो कर सकती है। अभी तक भी तो यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज चल रहे थे, अब एकदम से ये बीजेपी सरकार आने के बाद इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेज की ज़रूरत इनको लगी। इधर एमडीएम अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ सोमवार से छात्रों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। नर्सिंग छात्र कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर विरोध जता रहे हैं। ये छात्र कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र प्रिंसिपल के रवैये से नाराज होकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। जनवरी से लगातार प्राचार्य श्री दिनेश दामोदिया को हटाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सारे विद्यार्थी शांतिपूर्वक रूप से और प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर चुके थे। सभी विद्यार्थियों का जो अध्ययन कार्य है तो पूर्ण रूप से बाधित हो रखा था। तो देश के किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा। उसी का हनन हो रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज निरंतर 13 दिन से विद्यार्थी हड़ताल पर बैठे हैं। पढ़ाई पूर्ण रूप से बाधित पड़ी है, स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, फिर भी किसी का ध्यान नहीं दिया गया। और ये पॉलिटिकल अप्रोचेज वगैरह की जो होती है इसकी वजह से विद्यार्थियों पे ध्यान नहीं दिया जाता, दबा दिया जाता है। आज 13 दिन तक विद्यार्थियों की एक छोटी सी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। 200 विद्यार्थी प्रताड़ित हुए बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन को आज तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस चीज़ को देखते हुए विद्यार्थियों ने आमरण अनशन की शुरुआत की है, जिसके अंदर एक रमेश कुमार यादव और एक अशोक कुमार आमरण अनशन पे बैठे हैं। बाकी विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि हम भी आमरण अनशन पे बैठेंगे, परंतु उनको जैसे तैसे करके रोका जा रहा है कि हर किसी को मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसका अगर सरकार नहीं चाहती तो पूरे विद्यार्थी भी आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं। वहीं बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को भी जारी रहा। वहीं क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी रही। सोमवार को 4 कमठा मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे। गौरतलब है कि जोधपुर संभाग और अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान राज्य सेक्रेटरी मजदूर संघ, कमठा मजदूर यूनियन, भवन निर्माण, सह निर्माण
और डॉक्टर अंबेडकर यूनियन, इन चारों के साथ दिन में आज ये भूख हड़ताल पर ये चौथा दिन है इनका। और परमेंद्र चौधरी, ब्रजमोहन जी चौधरी, ओम प्रकाश जी जोरम और शंकर जी भाटिया ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और इन लोगों ने सभी ने निर्णय लिया है कि हम उसको यहाँ से श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का पुतला लेके सोस्ती गेट होते हुए कलेक्टर परिसर के ऊपर यहाँ पे वसुंधरा राजे का पुतला फूंका जाएगा और 2 आदमी उनकी शोक सभा के अंदर मुंडन करवाएंगे। एक विवाहिता की मौत पर सोमवार को उस समय बवाल खड़ा हो गया जब मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने इसे हत्या का मामला बताया और वहीं मृतका के बेटे का कहना था कि उसकी मां ने आत्महत्या की है। मृतका के पिता भंवरलाल सोनी ने बताया कि उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दोपहर को प्रेमलता सोनी, उम्र 36 वर्ष, उसने अपने ससुराल में हैंगिंग किया। इसी रिपोर्ट पे उनके परिजन को लेके आए यहाँ पे। पहले राजधानी हॉस्पिटल लेके आए, महात्मा गांधी हॉस्पिटल आए। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। लाश को मोर्चरी में रखाया गया। कल सायकाल उसके पिताजी की रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया गया। आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर बॉडी से उसके पिताजी की रिपोर्ट यह है कि उसने ससुराल वालों ने परेशान किया है, उस कारण ये घटना हुई है। पूरी जांच होने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। मेरा नाम अमित है और मेरे सिस्टर को यह लाया गया था। कल इसकी शादी को करीबन 19 साल हो चुके हैं, लेकिन जब से ये शादी हुई है उसके बाद से कुछ नहीं की, लेकिन ससुराल में रह रही थी। किंतु अभी कल हमको सूचना मिली किसी और के द्वारा लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में कि उसको संदिग्ध हालत में हॉस्पिटल लेके गए हैं। राजधानी हॉस्पिटल पहुंचने पता चला उनको एमजीएस शिफ्ट किया गया है। बच्चे एमजीएस शिफ्ट जाने के बाद हमको पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन देखने पर पहले डाउट भी था और डाउट के आधार पर भी हमने भी केस मुकदमा दर्ज कराया है और उसी के आधार पर पापा जी ने भी मुकदमा दर्ज कराया है और दहेज हत्या के लिए प्रेरित करने के लिए। अब हत्या है या आत्महत्या, दोनों के लिए हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, उसकी रिपोर्ट बने और जो दोषी हो उनको सजा मिले। मेरे सिस्टर का नाम प्रेमलता सोनी है और मेरे सिस्टर की शादी अमृतलाल सोनी निवासी हटोड़िया का चौक अमृतलाल सोनी से हुई थी, जो कुंजीलाल जी के पुत्र है और इतने साल 19 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। 18 साल का उनका एक लड़का भी है और जब से उनको मानसिक प्रताड़ित करते थे, किंतु हमने ज्यादा पहले उचित कार्रवाई नहीं की तो उसका ये फल हमें ये मिला। अधिवक्ता गोपाल राज सिंघवी की प्रथम पुण्यतिथि पर सोमवार को स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस पीके लोहरा के मुख्य आतिथ्य में हुए समारोह के विशिष्ट अतिथि हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टारिया थे। अतिथियों ने गोपाल राज सिंघवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सरल व्यक्तित्व के धनी थे। एडवोकेट राजकुमार यादव संकलित पुस्तक स्मृति का इस अवसर पर विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में सूर्यनगरी के अधिवक्ता, सिंघवी के परिजन और परिचित उपस्थित थे। जो उनको जानते हैं और जो उनके कंटेम्प्रेरी एडवोकेट्स हैं, एक बात के लिए एक मत होंगे कि स्वर्गीय श्री गोपाल दास सिंघवी अत्यंत शांत, मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन उस शांत और मृदु स्वभाव के व्यक्तित्व के साथ में एक सशक्त अधिवक्ता होना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमें दाढ़-फाड़ वकील चाहिए। ये उसका पूरा का पूरा एक दूसरा चरित्र चित्रण आपके सामने मौजूद है। खुशी से भर जाता था, सब हंसने लग जाते थे। जज कितना ही तनावपूर्ण हो, वकील कितना ही गर्मा गर्म बहस हो, लेकिन वो सब नरम पड़ जाती। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था, लेकिन उसके साथ साथ जो काम के प्रति उनका समर्पण, द प्रोफेशनलिज्म जो जिसको कहते हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से अगर किसी भी कोई फरीद का जो मुकदमा है एक बार ले लिया तो उसके अंदर फिर वो जी जान से जुड़ जाते थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को प्रदेश की न्यायिक राजधानी जोधपुर में रन फॉर राइट का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। आयोजकों ने बताया कि समाज के हर वर्ग को अधिकार देने का संदेश देने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया।
पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, कई तरह के जो पुरुषों के अधिकार थे वो अधिकार महिलाओं को नहीं थे। तो इसलिए उनको उनमें जागृति लाना, उनमें अवेयरनेस लाना कि ये जो ज्योतिबा फुले है, ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये केवल जिनको तथाकथित लोग जो है दलितों के मसीहा मानते हैं, ये दलितों के मसीहा ही नहीं है, बल्कि समाज के दबे कुचले लोग, वंचित लोग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, किसान हो, गरीब हो, उन सब के लिए इन्होंने काम किया था। रन फॉर राइट्स जो हमारे अधिकारों के लिए है, अधिकारों की दौड़ नाम से, इसमें हम अपने बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब के जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। और लगातार 2 बार जो एक भव्य रैली, सफल रैली हुई थी, उससे युवाओं में जो जोश और उमंग है वो इस बार भी बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोग्राम होने जा रहा है। और यहाँ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे लोकानुरंजन मेले की तैयारियां हुई पूरी। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV+ डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV+, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला लोकानुरंजन मेला मंगलवार से शुरू होगा। 2 दिवसीय इस मेले में कई राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मेले के लिए टाउन हॉल के परिसर में अलग अलग मंच बनाए गए हैं। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की प्रदर्शनात्मक लोक कला की प्रस्तुति दी जाएगी। खबरें धार्मिक। देवादिदेव महादेव का जन्मोत्सव महाशिवरात्रि मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के शिवालयों में विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। इसके लिए शहर के शिवालयों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। रात्रि 10:34 से चतुर्दशी तिथि शुरू होने के कारण चारों प्रहर महाशिवरात्रि पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि को महारुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। वहीं शहर के प्राचीन शिवालयों में सुबह से ही अभिषेक का दौर शुरू हो जाएगा। स्फटिक शिवलिंग हमारे अमरनाथ नवग्रह मंदिर में स्थापित किया गया है, जो कि किले के पास है। इस शिवलिंग को गुजरात से लाया गया है। इसका वजन 21 किलो 700 ग्राम है, जो कि पूरे राजस्थान में ये इतना बड़ा शिवलिंग एक ही है। और इसके दर्शन मात्र से जो लाभ प्राप्त होते हैं वो आपको स्वयं ही महसूस हो जाएगा जल चढ़ाने के बाद में। खबरें खेल के मैदान से। बीकानेर में खेली गई मास्टर बच्ची गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में उसने नागौर को टाई ब्रेकर में 4-3 से शिकस्त दी। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी। टाई ब्रेकर में रेलवे की ओर से परमवीर सिंह, किशन बोहरा, अबसार और वैभव ने गोल किए। जोधपुर रेलवे के गोलकीपर महबूब खान ने 2 बेहतरीन बचाव किए। विजेता टीम ने सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक से मुलाकात की। मंडल रेल प्रबंधक ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। कायम खानी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को सोमवार को पुरस्कृत किया गया। नागौरी गेट स्थित गोपाल वाटिका में हुए समारोह में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, पूर्व पार्षद राम सिंह सांझू, महिला कांग्रेस की देहात जिलाध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने प्रतियोगिता की विजेता हॉस्टल बी और उपविजेता के की हॉस्टल ए की टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विजेता और उप विजेता दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कैम खानी हॉस्टल के अंदर हो या कैम खानी समाज का कोई भी प्रोग्राम हो तो उस्मान भाई और अनवर साहब मुझे बुलाने के लिए कभी भूलते नहीं। ये इनका बड़प्पन है, अपनापन है। और इस मौके पर मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं पूरे समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।
बात मौसम की। मौसम में बदलाव का दौर जारी है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोमवार को भी सुबह सुबह सर्दी का एहसास होता रहा। हालांकि बाद में जैसे जैसे धूप निकलने लगी वैसे वैसे ठंड का एहसास कम होने लगा। हालांकि दिन में भी गुलाबी ठंड का एहसास होता है। मौसम में बदलाव से जहां लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं, वहीं बादलों ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ और दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हाल शेयर बाजार के। घरेलू बाजार में कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बीएसई का सेंसेक्स 294.71 अंक की बढ़त के साथ 34,300.47 और एनएसई का निफ्टी 84.80 अंक की तेजी के साथ 10,539.75 पर बंद हुआ। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने पेश किया अंतिम बजट। सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा तो विपक्ष ने बताया निराशाजनक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए जोधपुर पहुंचा दल तो स्वच्छता का संदेश देने के लिए निकाली गई रैली। जयपुर स्थित एक्सिस बैंक में डकैती का प्रयास करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दांतीवाड़ा फिल्टर हाउस में मिले शव को लेकर परिजनों ने न्याय की गुहार। जालोरी गेट पर दिया गया धरना, निकाला मौन जुलूस। जेएनयू में शिक्षक भर्ती के विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन तो नर्सिंग छात्रों और कमठा मजदूरों का आंदोलन भी जारी। और महाशिवरात्रि मंगलवार को शिवालयों में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।